तो स्टूडेंट्स क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत आप लोगों को अनसॉल्व पेपर जो है सॉल्व कराया जा रहा था, जिसमें मैंने आप लोगों को सेट नंबर जो 4 है वो सॉल्व कराना शुरू किया था। और सेट नंबर 4 की अभी तक 2 क्लासें हो चुकी हैं। पहली क्लास में 1 और 2 नंबर वाले प्रश्नों को सॉल्व कराया गया, दूसरी क्लास में आपको 5 नंबर वाले प्रश्नों को सॉल्व कराया गया, और आज ये तीसरी क्लास है जिसमें आपको 8 नंबर वाले प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। और आप सभी को पता है कि इन सवालों का जो वेटेज होता है आपके बोर्ड एग्जाम में वो टोटल 24 मार्क्स का होता है। मतलब इस क्लास से आपके 24 मार्क्स एकदम कंफर्म हो जाने वाले हैं। ठीक है, 24 मार्क्स नहीं तो 24 में 16 एकदम कंफर्म हो जाने वाले हैं। ये बात आप बैठा लीजिए अपने दिमाग में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना समय को लॉस किए हुए। तो 7वें का पार्ट, ठीक है, देखिए 6 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे रखा है कि जिनकी कोई भी क्लास छूट गई हो तो वो कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 7 का पार्ट। इसमें लिखा सिद्ध कीजिए कि एक आव्यूह दिया गया है। आव्यूह आपको सामने यहाँ पर दिया गया 3 1 - 1 2, और उन्होंने कहा कि समीकरण a² - 5a + 7i = 0 को संतुष्ट करता है। अगर ये आव्यूह का मान इसको संतुष्ट करेगा तो LHS में इसका मान रखने पर RHS के बराबर यानी 0 के बराबर आना चाहिए। सीधी सी बात है। आई जहां पर क्या 2 × 2 का तत्सम का आव्यूह अर्थात इकाई आव्यूह है। एक ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के एलिमेंट 1 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट आपके शून्य होते हैं, वो आपका इकाई आव्यूह तत्सम का आव्यूह कहलाता है। और 0 जो यहाँ पर है वो 2 × 2 कोटि का नल मैट्रिक्स यानी शून्य आव्यूह है। अतः इसकी सहायता से आपको क्या करना है, A इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो पहले हम इसको सिद्ध करते हैं कि ये जो आपका आव्यूह है इस समीकरण को संतुष्ट करता है। इसके लिए क्या करेंगे, इस समीकरण का हम LHS ले लेंगे। LHS में आपका a² मतलब इस आव्यूह का 2 बार मल्टीप्लाई 3 1 - 1 2, इसका 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तो ये स्क्वायर का मान हो जाएगा a² का मान -5 × a की बात करें तो a का मान है 3 1 - 1 2, ठीक, +7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के अवयव क्या हो आपके 1 1 हो, बाकी अवयव आपके शून्य। इसे सॉल्व करेंगे और 0 के बराबर हम सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, दिखाई पड़ रहा है भाई? ना दिखाई पड़ा हो तो मार्कर और भी है हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करना जानते हो आप प्रत्येक रो का प्रत्येक कॉलम से। तो चलिए यहाँ पर 3 3 का मल्टीप्लाई आपका 9 हो जाएगा, 1 और 1 -1 आपका हो जाएगा ये, तो 9 से 1 जाएगा। अभी घटा करके यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, नहीं बड़ा फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा जगह लग जाएगी। 3 × 3 = 9, 1 1 = 1, 9 से 1 जाएगा 8 बचेगा। अच्छा, इस रो का इस कॉलम से करेंगे 3 1 = 3, 2 1 = 2, 3 2 कितना हो जाएगा 5। फिर दूसरी रो पर आ जाएंगे, दूसरी रो का दोनों कॉलम से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 = 3 -3, 2 1 = 2 -2। अच्छा, 3 1 = 3 -3 -2 कितना हो जाएगा -5। अच्छा, -1 1 = 1 और 2 दूनी 4, +4 से 1 जाएगा आपका प्लस का 3 बचेगा। सिंपल सी बात है। -5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15, 5 के अंदर से प्रत्येक एलिमेंट से होगा ना, 5 1 = 5 और 5 1 = 5। ठीक, यहाँ पर देखिए माइनस का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम, केवल 5 का गुणा कर रहे हैं। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो बातों को ध्यान रखिएगा। 7 1 = 7 0, 7 1 = 7। चलिए भाई, समान कोट के आव्यूह हैं तो हम क्या करेंगे भाई, एक यहाँ पर संगत अवयवों को जोड़ घटा लेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे। 8 से 15 जाएगा -7 बचेगा, 5 से 5 जाएगा 0 बचेगा, -5 और माइनस से प्लस हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3 से 10 जाएगा -7 बचेगा, प्लस लगा है, और दूसरा आव्यूह है 7 0 0 7। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हो संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ेंगे क्योंकि बीच में प्लस लगा। -7 + 7 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, -7 + 7 आपका 0 हो गया। नल मैट्रिक्स की वैल्यू 0 के बराबर होती है और इस तरीके से हमें RHS मिल गया जो आपको RHS में दिया था। अतः हम कहेंगे कि जो आव्यूह है इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये आधा प्रश्न आपका सॉल्व होता है, लेकिन अभी आधे में ये बताया गया है कि आप इसी समीकरण की सहायता से A इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको हम तरीका बताते हैं। जब इस टाइप के सवाल आए कि इस समीकरण की मदद से A इनवर्स ज्ञात कीजिए और आपको समीकरण में कहीं पर भी इनवर्स ना दिखाई पड़े तो आप A इनवर्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। A इनवर्स के क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई। चलिए इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ये आधा सॉल्व हुआ। अब आगे जगह नहीं ना तो थोड़ा सा हम इसे रफ करके आगे सॉल्व करके आपको बताते हैं। अब क्या करेंगे इसी समीकरण में नेक्स्ट आगे जो प्रश्न पूछा गया है इसमें क्या करेंगे, A इनवर्स से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे। A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A² हो जाएगा -5 पे हो जाएगा +7A, और इधर A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई किसी से करो 0 ही रहेगा। A इनवर्स का मल्टीप्लाई A² से होगा तो ये A की पावर 1 बचेगा, 1 लिखो चाहे लिखो। A इनवर्स का मल्टीप्लाई A से हो जाएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इनवर्स
ए इनवर्स और ए का मल्टीप्लाई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रॉपर्टी आपको पता होगी। ए इनवर्स का मल्टीप्लाई इससे करेंगे हम ए से, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका हो गया 7i। देखिए यहाँ पर 7i था, मुझसे गलती हो गई, ठीक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ए इनवर्स से करेंगे तो 7a इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ए इनवर्स से कराने पर ए इनवर्स होता है। इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए ए ऑफ यू का मान रख देंगे। ए ऑफ यू का मान कितना है 3, 1 -1 2, ठीक, -5। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक ऑफ की वैल्यू होती है बिकड़ के एलिमेंट 1 1 हो बाकी 0 प्लस 7 ए इनवर्स। अब आपको इस समीकरण की मदद से ए इनवर्स निकालना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ये आपका हो जाएगा 3, 1 -1 2, ठीक है। यहाँ पर गुणा करेंगे 5 एकम 5, 5 शून्यम 0, 5 शून्यम 0, 5 एकम 5, अब प्लस हो जाएगा 7 ए इनवर्स बराबर 0। अच्छा आगे चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसका इधर इसमें घटाना है ना, तो चलिए घटा देते हैं संगत अवयव को। 3 से 5 जाएगा तो आपका हो गया -2 बचेगा। अच्छा 1 से 0 जाएगा तो आपका 1 बचेगा। -1 से 0 जाएगा तो -1 बचेगा। 2 से 5 जाएगा तो आपका -3 बचेगा। प्लस का 7 ए इनवर्स है बराबर 0। आपको पता है कि जैसे किसी संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो माइनस का हो जाता है, प्लस की होती है माइनस की, माइनस की होती है प्लस। इसी तरीके से आप भी को उधर ले जाएंगे तो ये आपका माइनस का हो जाएगा। तो 7 ए इनवर्स बराबर माइनस का हो जाएगा 2, 1 -1 -3। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब माइनस का अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 गुणे में इधर आ जाएगा बटे में, तो ए इनवर्स बराबर 1/7। माइनस का मल्टीप्लाई करने पर ये प्लस का, ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस और ये प्लस। इस तरीके से ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लेना भाई जल्दी लीजिए। तो चलिए अब हम इसी क्रम में बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। तो 7वें का खापड़। हालांकि देखिए 7 नंबर में आपको 2 में से 1 करना होता है, लेकिन आपको हम अनसॉल्व सॉल्व करा रहे हैं, मतलब इसमें से कोई भी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट जो आपका अवकलज के अनुप्रयोग है, इसके अंतर्गत जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट टॉपिक है, इसके लैंग्वेज वाले प्रश्न आपके जरूर आते हैं, आपके एग्जाम में 8 नंबर में ही आते हैं। मैंने आपको बोला इसकी अलग से आपको क्लास ही हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हाँ तो चलिए बढ़ते हैं भाई। वैसे हम इस क्लास यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दे रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर नहीं छोड़ते हैं कोई क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत मतलब शंकु के अंदर महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की जो त्रिज्या है वह शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। महत्तम की बात हुई, मतलब उच्चिष्ट आपको दिखाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शंकु बना लेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन बस थोड़ा समझना है आपको। ये शंकु है, हालांकि एक बार मैंने बताया भी इस क्वेश्चन को आपको, जो महातांडव क्लास दी उसमें मैंने इस क्वेश्चन को बताया है, आप देख लीजिए, अवकलज के अनुप्रयोग वाली, ठीक। मैराथन क्लास को देखा करें आप लोग, सारे क्वेश्चन उसी में मिलेंगे आपको। तो ये एक शंकु हो गया, इस शंकु को नाम दे देते हैं ए बी सी। और इन्होंने कहा इस शंकु के अंतर्गत जितना बड़ा से बड़ा आपका बन जाए क्या भैया, बेलन। तो हम चलिए जितना बड़ा से बड़ा बन सकता है एक बेलन यहाँ पर बना लेते हैं। ये बेलन हमने बना दिया। इन्होंने कहा इसका जो वक्र पृष्ठ होगा, महत्तम वक्र पृष्ठ वाला जो बेलन है उसकी त्रिज्या जो होगी वो शंकु की त्रिज्या की आधी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से शंकु का ये केंद्र मान लीजिए और शंकु की त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, कैपिटल आर। अच्छा जो ये बेलन है, बेलन की त्रिज्या को हम मान लेते हैं स्मॉल आर। कितना मान लेते हैं, स्मॉल आर। तो सिद्ध इस बात को करना है कि जो स्मॉल आर है वो कैपिटल R/2 का R/2 है, मतलब कैपिटल जो आर है उसका हाफ है। ये चीज़ आपको सिद्ध करना है। तो हम इसका भी नाम दे देते हैं, क्या इसको नाम दे देते हैं ABCDE और OI है, इसको M नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब आपको थोड़ी सी बातें समझना है। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो एक आकृति आपके सामने ऐसी कुछ बन रही है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें एक ये छोटा वाला सा त्रिभुज ये वाला बन रहा है, ठीक है, ये वाला कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा। और इसी के अंतर्गत ये एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, ये वाला। अब देखा जाए तो ये वाला त्रिभुज और जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। आप ही सोचो कि अगर ऐसे 2 त्रिभुज बन रहे हो ऐसे, तो एक छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और समरूपता की कसौटी ये होती है कि त्रिभुज की संगत भुजाओं में समान अनुपात होता है। अर्थात अगर यहाँ पर हम बात करें तो इस भुजा और इस भुजा का अनुपात जो होगा बराबर होगा। और त्रिभुजों को अगर अलग अलग कर लिया जाए भैया, एक छोटे वाले त्रिभुज को अलग निकाल लीजिए और बड़े वाले त्रिभुज को अलग निकाल लीजिए, तो इसकी भुजा इसके संगत यही तो इस त्रिभुज की भुजा होगी।
ठीक, और इसके संगत ये वाली होगी। उसी तरीके से थोड़ा आपस में लगे हुए हैं ना, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज, ज़्यादा लाइन पर नहीं लिखते, आप लिख लेना। माना शंकु की जो ऊंचाई है वो कैपिटल ऊंचाई को मान लीजिए शंकु की ऊंचाई h और त्रिज्या कितनी भाई कैपिटल R है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए त्रिभुज हम ले रहे हैं ये वाला, इसको नाम दे देते हैं E और इसको नाम दे दिए F। कितना नाम दे दिए F। EFC और AOC, EFC तथा AOC में समरूपता के नियम से, समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी होती कि इस त्रिभुज की अगर ये भुजा लेंगे तो बड़े वाले त्रिभुज की ये संगत भुजा होगी, तो इसकी हो जाएगी EF है ना छोटे वाले की, और बड़े वाले की संगत भुजा हो जाएगी AO। ठीक, अच्छा छोटे वाले की भुजा ले ले हम कितनी भाई FC, तो बड़े वाले की भुजा इसकी ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, बड़े वाले की OC, बड़े वाले की तो OC हो जाएगी। अब EF की अगर हम बात करें तो EF की वैल्यू हमें नहीं पता है। EF जो होगी वो बेलन की ऊंचाई होगी, वही तो हमें पता नहीं, इसीलिए तो ऐसा कर रहे हैं। तो EF का मान निकालेंगे बटे में AO की बात करें तो AO जो है वो शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई को h हमने माना है। FC की बात करें अगर इसका मान निकालना है, टोटल R है, इतनी स्मॉल r है, तो आप ये बता सकते हो R माइनस स्मॉल r होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, और अच्छा कोई अगर दिक्कत हो तो आप इसे देखिए, स्मॉल r ना मान करके x मान लीजिए, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो x मान लीजिए, क्योंकि त्रिज्याओं में कभी कभी दिक्कत होने लगती है, तो इसको x मान लीजिए बस। ठीक है, अब x बराबर r/2 दिखाना है। OC की अगर बात करें तो OC आपकी कैपिटल R, उसको कैपिटल R मान लीजिए। ठीक है, इस तरीके से EF की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी h कैपिटल R माइनस x बटे में कैपिटल R, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। नाउ अब बात हुई थी कि जो आपका इसके अंदर क्या रखा हुआ है बेलन, वो महत्तम वक्रपृष्ठ वाला है। तो सबसे पहले वक्रपृष्ठ का सूत्र लगाएंगे, तो हम लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ, और बेलन का वक्रपृष्ठ हम महत्तम दिखाएंगे यानी उच्चिष्ट दिखाएंगे। वक्रपृष्ठ S बराबर क्या होता है, सरफेस एरिया जो होती है वो कितना होता है बेलन का, 2πRh होता है। लेकिन बेलन की यहाँ पर जो त्रिज्या है x है, और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई आपकी बेलन की EF है, कितनी है E इंटू में F, क्योंकि ऊंचाई तो भाई पता नहीं है। तो यहाँ से ये S बराबर हो जाएगा 2πx। EF की बात करें तो हो जाएगा h कैपिटल R माइनस x, और बटे में कितना हो जाएगा कैपिटल R। सिंपल है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, देखिए आप मल्टीप्लाई करा देना, तो ये आपका हो जाएगा 2πh बटे में कैपिटल R, और यहाँ पर x का मल्टीप्लाई R से हो जाएगा RX, x का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा x²। ये आपकी बन गई समीकरण। अब आपको इसको उच्चिष्ट निम्निष्ठ दिखाना तो एक बार अवकलन करना पड़ेगा, 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, एक बार अवकलन को शून्य के बराबर दिखा करके वैल्यू निकाल करके d2/dx² में चेक करना पड़ेगा। फलन अगर फलन का मान ऋणात्मक आ रहा तो उच्चिष्ट और धनात्मक आ रहा तो निम्निष्ठ। मैंने आपको तरीका बताया भाई। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे तब S डैश मतलब एक बार अवकलन करेंगे तो 2πh अपान R, ये तो अचर पद है वही रहेगा। एक बार अवकलन करने पर देखिए R हो जाएगा, x का इसके सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, और x² का अवकलन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसको मानेंगे समीकरण 2। अच्छा पुनः जब इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि हमको 2 बार अवकलन करना पड़ता है ना उच्चिष्ट निम्न में, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, तो पुनः जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये S डबल डैश हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2πh और अपान में R, और दोबारा जब अवकलन करेंगे तो ये देखिए शून्य हो जाएगा, क्योंकि हम कर रहे हैं x के सापेक्ष R है, और यहाँ पर करेंगे तो केवल आपका कितना हो जाएगा x के सापेक्ष 1, ये केवल माइनस का 2 बचेगा। अच्छा माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 4πh अपान में कितना हो जाएगा R। ये हो गई समीकरण 3। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ के लिए हम क्या करते हैं, जो एक बार अवकलन करते हैं उसको 0 के बराबर दिखाते हैं। एक बार पहली बार अवकलन कहाँ पर हुआ है h डैश, इसको हम 0 के बराबर दिखाएंगे। चलिए इधर सॉल्व कर देते हैं। तो h डैश की वैल्यू आई है 2πh बटे में R ब्रैकेट में RX माइनस का x², इसको हमने 0 के बराबर दिखा दिया। बताइए किसी विद्यार्थी को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उच्चिष्ट निम्निष्ठ के लिए हम एक बार अवकलन को 0 के बराबर दिखाते हैं। अच्छा ये पूरी अचर वैल्यू है, जाएगी उधर 0 के उधर सब पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RX और x² उधर जाएगा तो प्लस x², x से x कैंसिल, x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए कहीं पर गलती हुई है क्या, हाँ गलती तो हुई है भाई,
हमने जब एक बार अवकलन किया तो इतना नहीं आया है, ये तो फलन की वैल्यू थी। हमने एक बार अवकलन ये देखो यहाँ पर किया है 2πh बटे में कितना हो जाएगा कैपिटल R और r माइनस का 2x बराबर 0। एक बार अवकलन ये है ना, इसको जब 0 बराबर दिखाएंगे तो अचर पद उधर जाएगा पूरा शून्य, r माइनस 2x बराबर शून्य, तो x बराबर कितना आ जाएगा r/2। ठीक, अब लिखेंगे x बराबर r/2 पर किसका मान निकालेंगे हम, जो दोबारा अवकलन किए हैं। तो लिखेंगे x बराबर r/2 पर जो हमारा s डबल डैश की वैल्यू है ऋणात्मक है। अब आप हमसे कहोगे कि ऋणात्मक कैसे है। देखिए, जो आपने x बराबर r/2 निकाला है वो जब इस तीसरी वाली समीकरण में रखोगे तो कहीं पर x है नहीं, जब x है नहीं तो s डबल डैश की वैल्यू आएगी तो ऋणात्मक है, कहीं पर रखने की जरूरत भी नहीं, और ये ऑलरेडी पहले से ऋणात्मक है तो s डबल डैश की वैल्यू ऋणात्मक है। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर r/2 पर के लिए जो फलन है के लिए जो बेलन का वक्रपृष्ठ है, बेलन का वक्रपृष्ठ है वो क्या है आपका उच्छिष्ट है। और यही चीज़ यहाँ पर सिद्ध करना था कि जो बेलन की त्रिज्या x है वो शंकु की त्रिज्या की आधी है, कब, जब बेलन का वक्रपृष्ठ उच्छिष्ट है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या है भाई, यहाँ पर उच्छिष्ट है, और इसी बात को प्रूव करना था, और ये बात हमारी हो चुकी है प्रूफ। बताइए कितना आसान मैंने इसको कर दिया, और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने ये दोबारा प्रश्न आपको बताया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब अच्छा चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह से हल कीजिए। मैंने पता नहीं कितनी बारों ये सवाल आपको बताया, हर बार ये पेपर में आता है, तो मैं इसे हर बार लगभग में प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को बता देता हूँ कि इसे आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि मैंने कई बार इसकी क्लास दे चुकी है। आप पहले सेट में जाओगे तब भी मैंने आपको इसे सॉल्व कराया है, या मैंने इसको अलग से भी आपको क्लास दे रखी है, आप देख सकते हो। ठीक है, रैखिक समीकरण निकायों को सॉल्व करना, लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन तैयार कर लो, ये क्वेश्चन आता जरूर एग्जाम में, रैखिक समीकरण निकाय को सॉल्व करना। अच्छा, जो अगला क्वेश्चन है वो रिपीटेड प्रश्न है। मैंने सेट नंबर 2 आपको सॉल्व कराया है। सेट नंबर 2 में मैंने आपको एक सवाल बताया था निश्चित समाकलन का। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ कि सेट नंबर 2 में कितने नंबर पर ये सवाल है, जिससे आप लोगों को भटकना न पड़े। सेट नंबर 2 में 8 का जो खा पार्ट है, ठीक है, 8 का खा पार्ट, वहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि समाकलन आप 0 से π/2 log sin x dx का, ठीक, इसकी की वैल्यू जो होती है 0 से π/2 log cos x के बराबर होती है dx, और इस सॉल्व करने पर चाहे इसे सॉल्व करो चाहे इसे सॉल्व करो, वैल्यू आती है माइनस का 1/2, कितना आता है माइनस का π/2 log 2, ये आपको सिद्ध करना होता है। तो कहीं पर भी क्वेश्चन आपको चाहे ये वाला चीज़ इसके बराबर प्रूव करने के लिए बोला जाए, चाहे ये वाली चीज़ इसके बराबर प्रूव करने के लिए बोला जाए, दोनों चीज़ सेम ही है, मतलब ये सेम क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना है। मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है, और उसी तरीके से ये वही सवाल ही है, चाहे log cos x पूछे चाहिए। अब आप कहोगे कैसे, अरे भैया चौथा प्रगुण लगाओगे तो यहाँ पर x के स्थान पर जब आप अपर लिमिट माइनस x करोगे तो ये बन जाएगा, और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस x करोगे तो ये बन जाएगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल ही होते हैं, और दोनों को आपको इसके बराबर प्रूव करना है। क्वेश्चन बहुत मेन है, मैंने सेट नंबर 2 में आपको सॉल्व कराया, प्रश्न संख्या भी बता दी, 8 का खा पार्ट है। ठीक है, आप जाइए वीडियो को उसमें देखिए, प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है वहाँ पर आप उसे यही क्वेश्चन ही है, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, बार बार एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कराने का क्या मतलब है। आगे चलिए बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो का पार्ट है वो आपका समाकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन है। इसमें एक समीकरण दी गई y = x², ठीक, मतलब ये आपका x² 4ay टाइप के रूप का परवलय का समीकरण है। तो मतलब y की धन दिशा में आपका परवलय बनेगा कुछ इस टाइप से, इस परवलय का समीकरण y = x² होगा। और दूसरी समीकरण दी गई है y² x दिया गया है, y² x का मतलब x अक्ष की धन दिशा में परवलय बनेगा, ऐसे परवलय बनेगा। अब इन दोनों के द्वारा जो ये एरिया गिर रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है, और जो ये क्षेत्रफल होगा ये 2 वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल होगा। और आपके इस बार सिलेबस में 2 वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल हटा दिया गया है, एक परवलय होता है, एक रेखा होती तो उससे घिरे भाग का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है आपके सिलेबस में। साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ही बचा है केवल, ठीक है, ये जो आपके 2 वक्रों द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल ये आपके सिलेबस में अब नहीं बचा है, तो इसे यहाँ पर सॉल्व कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, इससे भी आपको छुटकारा मिल गया। अब हम बढ़ते हैं 9 के खा पार्ट की ओर। ठीक है, 9 के खा पार्ट की ओर।
9 का जो खा पार्ट है, हालांकि वो अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण वाला क्वेश्चन है, ठीक, मैंने बताया है, लेकिन अब क्लास को ज़्यादा नहीं, कुछ समझाते हुए चलेंगे भाई। 9 का खा पार्ट, 9 का जो खा पार्ट है ये भी आपके हर क्वेश्चन में, हर सेट में क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ तो बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम अगली क्लास में इसे फिर छोड़ेंगे, क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं होता है, सेम क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है, ये आपने पढ़ा रैखिक प्रोग्रामन की समस्या को सॉल्व किया है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको मानते हैं 2। अब इसको पहले समीकरण रूप में परिवर्तित करते हैं। लैंग्वेज कम लिखेंगे, समझाने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। समीकरण रूप में लिखेंगे तो ये जो ग्रेटर देन लेस देन होता है इसको बराबर में परिवर्तित कर देते हैं 1, ठीक। और जो दूसरी है समीकरण 2, ये -x + y, इसको भी बराबर 0 लिख देंगे। इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक डिब्बा बनाते हैं, समझ लीजिए घर बनाते हैं, ठीक। इसके लिए भी यहाँ पर एक क्या करते हैं, घर बनाते हैं। घर क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमको बिंदु पता चल जाए। समझ पाए मेरी बात को? हाँ, बिंदु ज्ञात करने के लिए x y, यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 1 मिलेगा, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो बिंदु आपका यहाँ से मिल गया 0,1 और मिल गया 1,0। इस समीकरण से बिंदु मिल गया। आप इसे ग्राफ पर यहाँ पर प्रदर्शित भी करोगे, ठीक है, मतलब x अक्ष और y अक्ष पर आपको शो करना पड़ेगा। ये 0,0 होगा, मूल बिंदु 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना बहुत आसान है, रैखिक प्रोग्रामन की समस्या को सॉल्व करना एकदम आसान, ठीक। अब देखिए कोणीय बिंदु निकालना मेन काम होता है बस इसमें। अब बिंदु मिल गया 0,1, तो 0 x अक्ष पर 0 चलना, y अक्ष पर 1 चलना, तो 0,1 जो पॉइंट होगा वो आपका कहाँ पर होगा, 0,1 यहाँ पर तो होगा। और दूसरा पॉइंट है 1,0 मतलब x अक्ष पर 1,0 यहाँ पर मिल जाएगा, इसको मिला देंगे। तो ये जो लाइन बनी हुई है, एक काम करते हैं, एक को थोड़ा दूर बनाते हैं, नहीं तो यहाँ पर एक ही मिल जाएगा, है ना, क्योंकि ये बहुत पास पॉइंट है। तो एक काम करते हैं, एक नंबर को हम थोड़ा सा दूर बनाते हैं, है ना, गिनती ज़्यादा बड़ी नहीं है ना, तो इस वजह से क्या करते हैं, थोड़ा सा हम एक पॉइंट को यहाँ पर 1 रख लेते हैं, 2 3 ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3। अब बात करें यहाँ पर 0,1 यहाँ होगा, 1,0 यहाँ होगा, और इसको क्या करेंगे भाई, ऐसे मिला लेंगे। अभी जो मैंने लाइन खींची है ये किस समीकरण का है, तो आप कहोगे x + y ≤ 1 के लिए ये ग्राफ खींचा गया है। मतलब ये जो लाइन खींची गई वो इस इक्वेशन के लिए खींची गई। अच्छा आगे बात करें तो इस समीकरण के लिए x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान भी 0 मिलेगा, मूल पॉइंट। अब इस यहाँ पर देखिए तो हमको जो बिंदु मिला 0,0 और 0,0 मिला, मतलब यहाँ पर जो रेखा खींची जाएगी इस आसमिका से वो मूल बिंदु से होकर जाएगी। चलिए भाई, मूल बिंदु से होकर जाती हुई ऐसे रेखा गुजार देंगे। अब ये जो रेखा खींची गई इसके लिए जो आसमिका होगी वो -x + y, है ना, < 0 होगी। अब आपको ये चीज़ देखना है कि इन दोनों के द्वारा कॉमन एरिया कौन सी गिरेगी, तो आप कहोगे इन दोनों के द्वारा कॉमन एरिया ये गिरेगी। अच्छा आपको ये पता लगाना है कि यही एरिया होगी कि इधर उधर की होगी। तो देखिए इस रेखा के द्वारा जब निकालोगे तो इसमें देखिए, इस समीकरण में रख के आप चेक कर सकते हो। इस समीकरण में आप देखिए मूल बिंदु इधर है तो इसमें 0 रखिए, इसमें 0 रखिए, 0 0 रखोगे तो 1 0 से बड़ा होगा, सत्य है इसका मतलब इसका एरिया इसके कारण इधर अंदर की ओर गिरेगा। अब ये जो रेखा गई है इस रेखा के कारण एरिया इधर की ओर गिरेगा कि उधर की ओर गिरेगा, ये चेक करने के लिए आप देखो इधर देखो आपके पॉइंट मिलेंगे, इस रेखा के इधर पॉइंट मिलेगा 1,0 2,0, कोई भी पॉइंट रखकर इसमें चेक कर लीजिए। आप यहाँ पर देखिए 1,0 रखिए, x के स्थान पर -1 होगा, और यहाँ पर देखिए y के स्थान पर 0 1,0 रखोगे तो ये 0 हो गया, ये -1 हो जाएगा, 1 रखोगे तो -1 हो जाएगा। अब -1 < 0, -1 छोटा है 0 से, आप कहोगे जी बिल्कुल छोटा है, मतलब सत्य हुआ तो अंदर की ओर आपका एरिया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर ही का पॉइंट तो रखा था तो सत्य हुआ तो इधर की ओर एरिया हो जाएगा। अब ये इधर से और ये इधर से दोनों कॉमन एरिया यही तो होगा, आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए इस पॉइंट का मान निकालना, ये पॉइंट मान कैसे निकलेगा, ग्राफ होगा तो तुरंत पता चल जाएगा कि ये इधर से आधा है इधर से भी आधा है, मतलब ये आपका पॉइंट आएगा 1/2 1/2। और अगर आपको ग्राफ तो मिलेगा नहीं एग्जाम में तो क्या करोगे, आपने कक्षा 10 में सीखा है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, आपको क्या करना है दोनों समीकरणों को हल कर लेना है। हल करने के लिए देखो x - x 0, y/2y 1 0 1, y बराबर 1/2, इसी तरीके से x बराबर भी 1/2 आ जाएगा, मतलब ये बिंदु 1/2 का 1/2 आएगा, आप सॉल्व करके निकाल लेना। अच्छा ये पॉइंट आपका पता चल गया। अब देखिए जो एरिया गिरी है इसके कोनी बिंदु आपको 3 मिले, एक 0,0, एक 1/2 1/2 और एक मिला 1,0। आपको इन तीनों बिंदुओं पर अधिकतमीकरण निकालना, क्या निकालने के लिए बोला गया था, अधिकतमीकरण निकालने के लिए बोला गया था। तो एक तरफ आप कॉलम बनाओगे कोनी बिंदु और आप मान निकालोगे, यहाँ पर क्या निकालोगे, मान, ये आपको कॉलम बनाना रहता है।
बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन। पहला कोनी बिंदु आपको ले लेना 0,0, 0,0 पर आप क्या करोगे, अधिकतमीकरण निकालोगे। उसके लिए समीकरण आपको दी जाती है। तो जेड का मान उन्होंने दिया था, जेड बराबर इक्वेशन दी है x + 2y, है ना, इसका मान निकालना है। चलिए 0,0 पर निकालेंगे तो मान 0 ही मिलेगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, 1/2, 1/2, x के स्थान पर 1/2, y के स्थान पर 1/2। तो यहाँ पर रखोगे 1/2 + 2 गुणे 1/2। ये देखिए 1/2 में 1 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा, 3/2, मतलब 1.5 आ जाएगा। ठीक, 1,0 पर निकालोगे, 1,0 पर 1 हो जाएगा, यहाँ 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो अधिकतम मान किस पॉइंट पर आया, 1/2, 1/2 पर। ठीक है, तो यहाँ पर मान अधिकतम हुआ। तो आप ये कहोगे कि कोनी बिंदु 1/2, 1/2 पर जो z का मान है वो अधिकतम है, अर्थात इस पॉइंट पर जो मान होगा वो अधिकतमीकरण होगा। बस एकदम सिंपल क्वेश्चन। बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से सेट नंबर आपका 4 जो है सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको हम सेट नंबर 5 जो है सॉल्व कराएंगे। बेस्ट ऑफ आप सभी लोगों को। जय हिंद, वंदे मातरम।